नमस्कार। आप सभी का संस्कृत कक्षा में स्वागत है। सामान्य रूप से संस्कृत वर्णमाला में हम लोग दो भेद हम लोगों ने किए थे, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग स्वरों का अभ्यास करेंगे, फिर उसके बाद हम व्यंजनों का अभ्यास करेंगे। स्वरों को अच भी कहा जाता है और उसी को यानी जब आप व्याकरण की दृष्टि से जब कहीं आप संस्कृत व्याकरण में देखेंगे तो सामान्य रूप से स्वर न लिख करके अच कहा जाता है। तो आगे कभी आपको संस्कृत व्याकरण में कभी अच ऐसा कहा जाए तो आप उससे स्वरों को समझें, और यदि हल कहा जाता है तो आप व्यंजनों को समझें। हल इत्युक्ते व्यंजन और स्वर बोले तो अच। तो इदानीं वयम् अच इति वर्णान् वयं पश्यामः। तो अत्र पश्यन्तु, सबसे पहले हम लोग अलग अलग वर्ण जो जितने भी स्वर हैं उनका परिचय ले लेते हैं। पहले ह्रस्व स्वर जो हमने अपने हिंदी वर्णमाला के परिचय में देखा था उसको देखते हैं। अ, इ, उ, ऋ, लृ, ये सारे ह्रस्व स्वर हैं। अब इसके बाद दीर्घ स्वर जो हैं हमारे द्विमात्रिक हैं, तो उनका उच्चारण कैसे है? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। एक बारी फिर दोबारा से अभ्यास करते हैं। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। यहाँ आप थोड़ा सा अंतर समझ रहे होंगे कि जब हमने अ का उच्चारण किया तो वो एक मात्रिक ही होना चाहिए, अर्थात अ, और जब हम आ का उच्चारण करें वो द्विमात्रिक हो। तो अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, री, लृ, ए, आई, ओ, औ। तो आपको स्पष्ट उच्चारण में अंतर दिखाई दे रहा होगा कि जब हम अ बोल रहे हैं वो एक मात्रिक है, जब हम आ बोल रहे हैं वो द्विमात्रिक है। अतः यदा भवन्तः उच्चारणं कुर्वन्ति तदानीं किंचित विशिष्टम् अवधानं यच्छन्तु। यहाँ आप विशेष अवधान रखें कि उच्चारण करते वक्त एक मात्रिक ही ध्वनि उसमें हो और द्विमात्रिक में द्विमात्रिक ही ध्वनि हो। आप बोल द्विमात्रिक रहे हैं परंतु ध्वनि एक मात्रिक की आ रही है, अ, ए। तो एतद अशुद्धम वर्तते। इसलिए उच्चारण भी थोड़ा शुद्ध करने की अभ्यास करें। एक बार पुनः हम देखते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। एवं क्रमेण एतेषाम् उच्चारणं वर्तते। अत्र यहाँ आपको एक थोड़ा सा एक प्रश्न आपके मन में होगा कि यहाँ हम लोगों ने अनुस्वार और विसर्गों का ग्रहण क्यों नहीं किया? क्योंकि हिंदी में तो अंग अह इन दोनों का उपयोग होता है, तो यहाँ संस्कृत में अंग और अह का जो उच्चारण है वह स्वरों के साथ किया जाता है। अर्थात जब कभी भी आपने अनुस्वार का उच्चारण करना है या कभी भी आपने विसर्ग का उच्चारण करना है तो आपको किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। जैसे अनुस्वार में अंग, आंग, इंग, ईं, ऊं, ऊं। वैसे ही विसर्गों को देखें। अह, आहा, इहि, ईहि, उहु, ऊहु, ऋहि, रीहि, लृहि, एहे, ऐहि, ओहो, औहु। इस प्रकार से विसर्गों का अभ्यास आप अवश्य करें,
क्योंकि विसर्गों का उच्चारण संस्कृत में बहुत आवश्यक है। क्योंकि सामान्य रूप से जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो विसर्गों का उच्चारण हमारी दृष्टि में अह ही होता है, परंतु यहाँ संस्कृत वर्णमाला में जो शुद्ध उच्चारण है वो स्वर आधारित है, अर्थात विसर्गे जिस स्वर के साथ होंगी ये अचा भविष्यति तादृके उच्चारणं वक्तव्यम् अस्माभिः। अतः भवन्तः विसर्गः केन सह वर्तते, विसर्ग जो है किसके साथ है उसको अवश्य देखें। यदि अ के साथ है तो उच्चारण हो जाएगा अह, आ के साथ है आह, ई के साथ है इहि, दीर्घ ई के साथ है ई, इहि, उ, उहु, ऊ, ऊहु, रि, रिहि, री, रीहि, रि, ए, एहे, ऐ, ऐहि, ओ, ओहो, औ, औहु। इस प्रकार से हमारी जो संस्कृत वर्णमाला है इसमें विसर्गों का विशेष अवधान रखते हुए हम इसका बारंबार अभ्यास करें, क्योंकि यदि हमारा इसका स्पष्ट उच्चारण यदि हमारा होगा तो हम संस्कृत के प्रत्येक वर्ण को शुद्ध रूप से उच्चारित कर पाएंगे। संभवतः हम जब संस्कृत में वर्णों को पढ़ते हैं तो अधिकतर हम स्वरों को या तो बोलते नहीं हैं या उच्चारित करते हैं तो दीर्घों को एकमात्रिक और एकमात्रिक को कभी हम बोलते ही नहीं हैं। तो उसका विशेष अवधान रखते हुए हम लोग उच्चारण का अभ्यास आगे जब भविष्य काल में करेंगे तो हम उसका निरंतर वहाँ आपको ये काम आएगा। तो आप इसका अभ्यास करें। आज की कक्षा के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।